Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the first lecture for your subject F4, that is Corporate Business Law English Variant. और आज जो है हम इसको फाइनली स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो तो ऑलरेडी बना दी थी, राइट। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आई बिलीव यू शुड वॉच इट फर्स्ट, टू गेट फेमिलियर कि कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ है क्या और हम इसमें क्या पढ़ेंगे एंड सम इम्पोर्टेंट डिस्कशंस। ओके। आज जो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, आई विल नॉट मेक यू गाइस बोर। ओके, हम थोड़ा शॉर्ट लेक्चर रखेंगे जस्ट टू प्रोवाइड यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में, लॉ के बारे में, इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में। और हमारा जो पहला जो पोर्शन है उसको इंग्लिश लीगल सिस्टम का नाम दिया गया है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या होता है, कैसे इंग्लिश लॉ जो है वो बना, क्या उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे इस चीज़ की। और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि किस किस तरह के लॉज हैं आजकल इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है। और ये बस हम थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो करेंगे आज। और इसके बाद जो है फिर हम फर्दर ऑन मूव करेंगे। तो आज जो है द वेरी फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम डिस्कस बेसिकली करेंगे कि व्हाट इज लॉ। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही लॉ का है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। ओके। सो देखो, आसान लफ्जों में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो कायदे और कानून जो एक गवर्नमेंट, जो एक मुल्क की जो सुपीरियर लोग होते हैं वो बनाते हैं, ताकि उस मुल्क की आवाम जो है वो उन रूल्स को फॉलो करे और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारे। दैट इज लॉ। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस that government of a country implements and are followed by the public, उनको हम क्या कहते हैं, रूल्स एंड उनको हम कहते हैं लॉज। ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका लॉ क्या है। आपके लॉ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट बनाए, ये आपकी कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनका काम ये है कि वो लोगों को सही तरीके से या लोगों को सही डायरेक्शन की तरफ मूव करे। वो आपकी सॉरी, वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आपके मुल्क का लीगल सिस्टम जिसमें कोर्ट्स आ जाती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, वो भी जो है इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉ आपके वो रूल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं। ठीक है, आप कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं। वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें, योर प्रिंसिपल्स, योर लॉज, योर डूज एंड डोंट्स, that basically are established by the government in a community, or let's say by some authorities, and they are followed by the public, उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास लॉ होता है। ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, लॉ आपसे आज आज के बाद कोई भी पूछे तो याद रखिएगा लॉ क्या होता है। लॉ वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं that are established by the government of a country and that are followed by the people in their best interest. Okay, so अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री अगर हम देखें ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, इंग्लिश लॉ जो है बेसिकली जो लॉ यूके में फॉलो होता है। अब यूके से मुराद के आपके यूके के जितने भी टेरिटरीज हैं, लेट्स से आपका जो स्कॉटलैंड है, आपका फिर वी हैव नदरन आयरलैंड, नदरन आयरलैंड है, देन वी हैव इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके। सो ये बेसिकली आपके जो टेरिटरीज हैं जो यूके की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ये जो लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज इंग्लिश लॉ। फिर इसके अलावा कनाडा जो लॉ फॉलो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो लॉ फॉलो कर रहा है, ये तमाम न्यूजीलैंड जो लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये बेसिकली इन तमाम जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, इन इनमें जो फॉलो होने वाला लॉ होता है उसको हम इंग्लिश लॉ कहते हैं।
ठीक है। तो आपसे आज के बाद कोई भी पूछे इंग्लिश लॉ क्या है, तो याद रखिएगा इंग्लिश लॉ बेसिकली आपका इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज जो फॉलो करेगी, जहां पर इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, वो कंट्रीज जो लॉ फॉलो करती हैं वो इंग्लिश लॉ होता है। हर इन तमाम कंट्रीज में जो लॉ है वो सेम है, बस थोड़ा बहुत मतलब हर कंट्री के ना अपने अपने लॉस थोड़े बहुत डिफरेंसेस है ऑब्वियसली। इवन पाकिस्तान का जो आज का लॉ है वो भी हमने जो है वो ब्रिटिश से ही ऑब्टेन किया गया। जब यहाँ पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज होता था, तो उन्होंने जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लॉस बनाए थे, हमने उन्हीं को अडॉप्ट किया हुआ है। राइट। तो अब याद रखिएगा, बट उसमें अब ऑब्वियसली हमने काफी वेरिएशंस जो हैं वो कर दी हैं एज पर द इस्लामिक कॉन्सेप्ट। बट ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने अपने तरीके से भी लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, बट मेजरली जो इनका लॉ सिस्टम है उसको हम इंग्लिश लॉ कहते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं कि लॉ कितने टाइप्स का है, तो इसी इंग्लिश सिस्टम में याद रखिएगा जो टाइप्स ऑफ लॉ आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे उसमें सबसे पुराना जो हमारे पास टाइप है दैट इज कॉमन लॉ एंड इक्विटी। ओके। उसके बाद वी हैव प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, एंड देन वी हैव क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ओके। सो हम इन लॉज के बारे में बात करेंगे। Let's discuss about common law and equity. This is the very oldest, very starting, section कि जहां से बेसिकली आपके लॉ की शुरुआत हुई थी, इंग्लिश लॉ की शुरुआत हुई थी। तो इसमें कुछ इतना पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। हिस्ट्री ये थी कि फ्रांस का एक जो है वो रूलर था। ये चले हम इस तरह कर लेते हैं कि फ्रांस का एक रूलर था, और उस रूलर का बेसिकली नाम था विलियम। ठीक है। अब विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, फ्रांस की एक जगह है दैट इज कॉल्ड नॉर्मेंडी, और वहाँ का एक जो रूलर था उसका नाम था विलियम। पूरा नाम था विलियम ही था उसका। अराउंड ये बात है अराउंड 1066 की। ठीक है, 1066 की ये बात है। आपने भी सिर्फ ये हिस्ट्री सुननी है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए कि कॉमन लॉ स्टार्ट कैसे हुआ था। इसमें वैसे लिखने का इतना कुछ नहीं है, ठीक है, और ये टेस्ट भी नहीं होगा, बट जस्ट फॉर योर हिस्ट्री। तो सुनिएगा, हुआ ये था कि फ्रांस में एक जगह है नॉर्मेंडी, और नॉर्मेंडी में एक रूलर था जिसको ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी कहते हैं, और उसका नाम था विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। 1066 में उसने इंग्लैंड पर जो है उस वक्त इंग्लैंड होता था, ऑब्वियसली यूके को इंग्लैंड कहते थे और अभी भी कहते हैं। उसने वहां पर जो है एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, और लाइक वहां पर जंग जो है वो कर दी, और वो जंग फाइनली जीत गया। और जीतने के बाद वो वहां का किंग बन गया, जिसको किंग विलियम वन के नाम से आज जो है वो इंग्लैंड में जाना जाता है। अब उसने क्यों जंग की और वो क्यों जो है वो किंग बना, तो हुआ ये था कि उस वक्त जब उसने ये जंग करने से पहले जो था इंग्लैंड में किंग होता था, किंग एडवर्ड का नाम किंग एडवर्ड था। और बेसिकली जब वो उसकी डेथ हुई तो उसका कोई एक क्लियर एयर नहीं था, यानी उसका उसके बाद कोई उसके कोई जो है ना वो क्या कहते हैं उसके सन वगैरह या डॉटर्स वगैरह सच नहीं थी जो डायरेक्ट उसके बाद ना उसका सक्सेसर कोई नहीं था ऑब्वियसली। ठीक है। तो जब उसका सक्सेसर नहीं था और उसकी डेथ हो गई, तो जो ये विलियम था ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ये बेसिकली उसका समहाउ रिश्तेदार था। और ही थॉट कि अब क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो आई हैव क्लेम टू थ्रोन। ओके। सो इसने जो है अब तमाम लोग जो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच आर्मी इकट्ठी की, उसमें बहुत से और भी ट्रूप्स वगैरह थे, उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके ये इंग्लैंड पे इसने ढाबा बोल दिया और इंग्लैंड पे वॉर स्टार्ट कर दी। एंड ऑब्वियसली ये जो है वो वॉर जीत गया, और इसने बेसिकली उस वक्त जो वहाँ इंग्लैंड में जो बंदा रूल कर रहा था आफ्टर किंग एडवर्ड, जो सब कुछ देख रहा था, दैट वाज हैरल्ड। और बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई थी, आप इस पे जरूर सर्च कीजिएगा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग में जो है इसने हैरल्ड को डिफीट किया था, और उसको डिफीट करने के बाद ये किंग विलियम वन ऑफ इंग्लैंड जो है वो बन गया था। राइट। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी कि कॉमन लॉ कैसे स्टार्ट हुआ। अब जब ये किंग विलियम वन ऑफ इंग्लैंड बन गया, तो ऑब्वियसली ये बंदा कहाँ से आया था, ये बंदा आया था फ्रांस से।
राइट। अब फ्रांस से जब ये आया तो इस जब ये किंग बना तो इसने फ्रांस के काफी एरियाज जो है, एज पर द लॉ की बात अगर मैं करूं, तो इसने फ्रांस के काफी लॉ जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक है। और इन 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 लॉस को, इस लॉ सिस्टम को उसने बेसिकली नाम दे दिया कॉमन लॉ का। ओके। सो याद रखिएगा कॉमन लॉ क्या है। कॉमन लॉ बेसिकली द वेरी फर्स्ट लॉ सिस्टम है जो किंग विलियम वन ऑफ इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों का मिक्सचर, लॉस का मिक्सचर था। और बहुत से उसने जो है ना वो नॉर्मन लॉ बेसिकली, क्योंकि वो नॉर्मेंडी का रूलर था, तो नॉर्मन लॉ उसने, जो फ्रेंच का ही ऑब्वियसली पार्ट आता है, तो नॉर्मन लॉ उसने इंट्रोड्यूस कराए थे। तो मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने लिखूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे पास विलियम था। ठीक है, दैट वाज ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। और ये बात है 1066 की। और इसने जो है वो बिकेम, ये क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया किंग विलियम वन ऑफ इंग्लैंड। और आफ्टर बैटल ऑफ हेस्टिंग, कास्टिंग भी इसको पढ़ते हैं, राइट। और इसने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया इसने, बेसिकली कॉमन लॉ इंट्रोड्यूस किया। और कॉमन लॉ बेसिकली आपका इंग्लिश, जो उस वक्त इंग्लैंड में चल रहा था, और नॉर्मन लॉ का जो है वो मिक्सचर था। ओके। आई होप सो यहाँ तक अब आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि कैसे कॉमन लॉ बना। तो उस वक्त जो है इंग्लिश और नॉर्मल लॉ को मिक्स कर दिया गया और कॉमन लॉ निकाल दिया गया। अब कॉमन लॉ में होता क्या था, कॉमन लॉ बेसिकली आपने याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, कॉमन लॉ। ठीक है। और कॉमन लॉ सबसे पहले याद रखिएगा, ये लोकल कस्टम्स के थ्रू डेवलप किया जाता था। लोकल कस्टम्स का मतलब है कि एक जगह पे जिस तरीके के रस्मो रिवाज चल रहे होते थे, उस जगह के उन रस्मो रिवाज के अकॉर्डिंगली वहां का लॉ डिस्कवर कर दिया जाता था या वहां का लॉ बना दिया जाता था। यानी कोई एक प्रिंसिपल लॉ नहीं था, यानी एक कोई आप कह सकते हो एक वर्ल्ड वाइड लॉ नहीं था। बट हर जगह में जिस तरीके के लॉ, जो आप कह सकते हो कस्टम्स फॉलो होते थे, जिस तरीके के जो है वो ट्रेडिशंस फॉलो होते थे, उन ट्रेडिशंस को देखकर वहां पर एक लॉ बना दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर एक जगह लेट्स उस वक्त अगर क्रिश्चियन ज्यादा है, मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन ज्यादा है, एंड दे आर वेरी रिलीजियस, तो उनके जो कस्टम्स और उनकी जो ट्रेडिशंस को लेकर वहां पर एक अलग लॉ होगा और किसी और जगह पे अलग लॉ जो है वो कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो कॉमन लॉ था वो याद रखिएगा कि आपके लोकल कस्टम से बनाया जाता था। फिर इसके अलावा जो है इसने लोकल लॉ ने सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट के बाद जो है कॉमन लॉ ये कहता था कि किसी भी जुर्म की जो रेमेडी है, किसी भी जुर्म का जो सोल्यूशन है, वो बेसिकली आपका डैमेजेस है। ओके। यानी आपने बदले में कुछ ना कुछ उसको पे करना होगा, एंड दैट इज बेसिकली डैमेजेस। ओके। और ये मोस्ट लाइकली रिजिड होता था एंड इनफ्लेक्सिबल होता था। यानी ये जो है बेसिकली आपके कंसिडरेशंस, यानी डिफरेंट सिनेरियोज में एक ही तरीके का लॉ लगा दिया जाता था, इररिस्पेक्टिव कि वो सिनेरियो क्या होता था। ठीक है। तो कॉमन लॉ में क्या होता था, कॉमन लॉ लोकल कस्टम से एस्टैब्लिश कर दिया जाता था। और इसमें जो है वो सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया गया। रेमेडी था कि भाई आपने डैमेजेस पे करने हैं, तो ओनली रेमेडी इज डैमेजेस। ओके। और रिजिड और इनफ्लेक्सिबल था। अब सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता था, सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट में ये होता था कि जो उस वक्त के जजेस वगैरह होते थे, दे बेसिकली यूज टू ट्रैवल। ओके। प्रेसिडेंट में क्या होता था कि जजेस और जो कोर्ट के जो वहाँ के जज वगैरह थे, वो ट्रैवल करते होते थे अराउंड द कंट्री। ओके। और वो जाके देखते होते थे और वो समझते होते थे कि अच्छा अगर इस तरीके का सिनेरियो आ रहा है तो इस सिनेरियो में ये वाला हम जो है वो डिसीजन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, उसने किसी बंदे की जो है वो लेट्स से शीप जो है वो चोरी कर ली है, तो अच्छा जब उसने शीप चोरी की है तो इस सिनेरियो में किस तरीके का डिसीजन दिया जाएगा, वो इस चीज को समझते थे।
तो अच्छा वो कहते थे, अच्छा लेट्स से कि अगर एक बंदे ने किसी की शीप चोरी कर ली है तो वो उसको बदले में लेट्स से शीप भी रिटर्न करेगा और कुछ कैश भी देगा, तो दिस मीन्स कि अगर कोई भी बंदा चोरी करेगा तो वो जो चोरी की हुई चीज भी वापस करेगा और प्लस वो साथ कुछ उसको जो है वो कैश भी दे देगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट डेवलप हुआ, जहां पर होता ये था कि डिफरेंट सिनेरियोज को समझा जाता था और उनमें अप्लाई होने वाले रूल्स को या जो भी डिसीजंस होते थे उनको ओवरऑल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, और इस तरीके से आपका कॉमन लॉ जो है वो बन गया था। ठीक है। एंड याद रखिएगा इसमें हमेशा रेमेडी क्या होती थी, रेमेडी डैमेजेस होती थी कि यू हैव टू पे समथिंग, ओके, यू हैव टू कवर अप द डैमेज, और यू हैव टू लाइक आपने जो भी जो भी बुरी चीज कॉज की है उसको आपको उसकी भरपाई आपको जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जस्ट टू समराइज कि कॉमन लॉ लोकल कस्टम से बनता था, इसमें सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट होता था जिसमें जजेस वगैरह जो है वो ऑल ओवर द कंट्री जो है वो ट्रैवल करते थे, डिफरेंट केसेस को समझते थे और उन केसेस से आने वाले डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर देते होते थे ओवरऑल। ठीक है, कि एक एक फैसला हुआ, उस फैसले को उस जैसे केसेस पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया विदाउट कंसिडरिंग कि वेदर वो डिसीजन किसी और सिनेरियो में रेलिवेंट है भी या नहीं। तो दैट इज वाई कॉमन लॉ रिजिड हो जाता था, इनफ्लेक्सिबल हो जाता था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंट फॉर नहीं की जाती थी और डैमेजेस जो है इसमें पे किए जाते थे। अब कॉमन लॉ क्योंकि रिजिड था, इनफ्लेक्सिबल था, एंड फिर दिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ऑलमोस्ट अब 200 to 300 years आफ्टर कॉमन लॉ, यानी 200-300 साल कॉमन लॉ चला, और उसके बाद जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम इक्विटी कॉन्सेप्ट या इक्विटी लॉ, इक्विटी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। और इक्विटी कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता था, इसमें बेसिकली दोनों पार्टीज को समझा जाता था, और इसमें ये होता था कि जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है उसमें से एक पार्टी कोर्ट के पास आती थी, अपना जो केस है वो पुट फॉरवर्ड करती थी, उस केस को सुना जाता था और उस केस को सुनने के बाद डिसीजन लिया जाता था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि अच्छा अब जो इक्विटी कॉन्सेप्ट था वो जरा फ्लेक्सिबल था एज पर दी कॉमन लॉ। ओके, फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसमें ऑब्वियसली बहुत सी नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई, मतलब पहले तो सिर्फ ये था ना कि आपने डैमेजेस पे करते हैं, अब इसमें जो है वो बहुत सी और भी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। इसमें जो है फॉरगिवनेस इंट्रोड्यूस हो गई, भी अगर आप माफ करना चाहते हो तो आप माफ कर दो। फिर इसके अलावा जो है डैमेजेस का भी कॉन्सेप्ट इसमें था, तो मतलब मजीद इसमें जो है वो चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या होता था कि जो है ये आप समझ लें कि इक्विटी कॉन्सेप्ट में यही मेजर कॉन्सेप्ट होता था कि क्या होता, दो पार्टीज हैं, वो पार्टीज में से एक बंदा आता था, वो केस फाइल करता था कोर्ट में, उसका केस सुना जाता था, और केस सुनने के बाद जो है उस पर डिसीजन लिया जाता था। लेकिन फिर उस डिसीजन में हमेशा ये नहीं होता था कि आपने डैमेजेस पे करने, उसमें कभी कभी फॉरगिवनेस भी इंट्रोड्यूस कर दी जाती थी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने याद रखना है फिर इक्विटी कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉट ऑलवेज डैमेजेस। देखिए ये मैंने आपको बताया, नॉट ऑलवेज डैमेजेस, बट समटाइम जो है आपको कोई स्पेसिफिक काम करने का बोल दिया जाता था, फॉरगिवनेस भी हो जाती थी, या कोई स्पेसिफिक चीज जो है वो आप करने का बोला जाता था। अगर हम कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ का एक छोटा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करें, तो खैर मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेट मी एलाबोरेट इट अ लिटिल बिट मोर। कॉमन लॉ जो है लोकल कस्टम से होता था, इसमें सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट होता था। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि आप इसको केस लॉ भी कह सकते हो। ठीक है। केस लॉ या सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होता था कि डिफरेंट सिनेरियोज को ऑब्जर्व किया जाता था और उन सिनेरियोज में इंप्लीमेंट होने वाले डिसीजंस को लॉ बना दिया जाता था। ठीक है। रेमेडी आपकी डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब है मॉनेटरी कंपनसेशन होती थी आपकी। ओके। एंड दिस वाज अ रिजिड एंड दिस वाज इनफ्लेक्सिबल। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर दो बंदों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ और एक बंदे ने जो है वो मुकर गया, तो ऑब्वियसली उसको कुछ पैसे वगैरह पे करने पड़ जाएंगे। फिर इक्विटी आई 200-300 साल बाद आई। ठीक है। और ये बेसिकली आप याद रख लें कि जब 200-300 बाद कोर्ट ऑफ चांसरी जो था, आई विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल ऑफ कोर्ट ऑफ चांसरी, बस याद रख लीजिएगा कि कोर्ट ऑफ चांसरी जो थी उसने ये चीज डेवलप की थी। ठीक है। और आप इस पर जरूर सर्च कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ चांसरी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। ओके।
फिर इसमें जो है ये फ्लेक्सिबल था, रिजिड नहीं था, इसमें डैमेजेस नहीं होते थे, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको करवाने को बोल दिया जाता था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके की चीजें जो है वो करने को बोल दी जाती होती थी। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है, आई गेस दैट वाज ऑल फॉर कॉमन एंड इक्विटी लॉ। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जस्ट बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन की हम इसमें बात कर लेते होते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है, अब सेकंड अगर हम बात करें तो दैट विल बेसिकली बी पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। ठीक है। अब पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ की जब हम बात करते हैं, अब ये तो ये पुराना सिस्टम था। ओके। इसके बाद जो हमारे पास सिस्टम्स आए, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डेवलपमेंट्स होती गई, तो पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक लॉ की। तो देखिएगा, इस पब्लिक लॉ आपको नाम से ही रेफर हो रहा है कि ये बेसिकली वो लॉ होगा जो लोगों के और गवर्नमेंट या मुल्क के दरमियान में स्टेट किया जाएगा। तो इट बेसिकली ओवरव्यूज द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, या स्टेट एंड इंडिविजुअल भी आप कह सकते हो। ठीक है। पब्लिक लॉ बेसिकली कंसर्न होता है कि आप एज अ इंडिविजुअल, आपका और गवर्नमेंट का किस तरीके से रिलेशन चलाया जाए, या आपका और गवर्नमेंट का एक दूसरे पर क्या जो है वो रोल है, और क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है। ये बनाएगा कौन? ये आपकी गवर्नमेंट बेसिकली बनाती है, और ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट को के लिए होता है। ठीक है। इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, और ये ओवरऑल लोगों को हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि ये कम्युनिटी को एज अ होल जो है वो कंसिडर करता है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लॉज आ जाते हैं, आपने ये बात याद रखनी है कि पब्लिक लॉ में कौन कौन से लॉज आते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब होता है जिस पर जो आपका आईनी लॉ होता है, लाइक जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की है, उस पर ही तमाम लॉज होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जिसको फॉलो करना और गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स पर फर्ज है, और ये बेसिकली ऑल ओवर द कंट्री इंप्लीमेंट होता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में इंप्लीमेंट होता है। तो दिस इज टाइप ऑफ पब्लिक लॉ। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारे पास। फिर इसके अलावा क्रिमिनल लॉ, इस पे भी हम अभी आगे बात करेंगे। ये भी आपका पब्लिक लॉ होता है। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, ये भी आपका जो है वो पब्लिक लॉ कंसिडर किया जाता है। इन सब पे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बात करेंगे। ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये नाम याद रख लें। ठीक है। और ये किसके दरमियान होगा? ये गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के दरमियान होगा। आपने ये जरूर डिफरेंस जो है वो इसमें याद रखना है। ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है, अब ऑब्वियसली जब आप पब्लिक लॉ की बात करोगे, जब पब्लिक लॉ का केस लड़ा जाएगा या पब्लिक लॉ का केस कोर्ट में जाएगा, तो इसमें हाई लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायरमेंट होती है। देखो, जब भी आप गवर्नमेंट से कोई भी केस करते हो, या गवर्नमेंट जब भी आप पे कोई केस करती है, तो उसमें बहुत बहुत हाई लेवल ऑफ प्रूफ जो है वो उसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब देखो फॉर इंस्टेंस कि अब लेट से क्रिमिनल लॉ की हम बात करें, जब मर्डर वगैरह हो जाता है, तो उन मर्डर वगैरह के केस में बहुत हाई लेवल ऑफ प्रूफ और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लॉ की अगर हम बात करें, अगर एक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाह रही है, तो उसमें हाई लेवल ऑफ मेजोरिटी इंट्रोड्यूस की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर जो गवर्नमेंट है वो कोई टैक्स रूल्स पास कर रही है, या कोई सोसाइटी रूल्स पास कर रही है, तो उनको पास करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत हाई लेवल ऑफ प्रूफ एंड हाई लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि पब्लिक लॉ बेसिकली वो लॉ है जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है। ये ऑल ओवर द पब्लिक इंटरेस्ट होता है। इसमें क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो इन्वॉल्व होता है। और जब ये केस की बारी आती है, जब इसको डिस्कस किया जाता है, तो उसमें हाई लेवल ऑफ प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। देन हम प्राइवेट लॉ की बात करते हैं। सो प्राइवेट लॉ हमारे पास क्या होता है? प्राइवेट लॉ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स होता है। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। सॉरी, प्राइवेट लॉ जो है वो बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है। ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में होता है प्राइवेट लेवल पर।
ठीक है, प्राइवेट लेवल का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा और मेरे फादर के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कोई बातचीत हो रही है, तो उसका थर्ड पार्टी से या गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, दो लोगों का आपस में जो बातचीत होती है, दो लोगों की आपस में जो मुआहदे होते हैं, आपस में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके, वो आपका प्राइवेट लॉ डील करता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से, आप जो हो आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप और जो गाड़ी का ओनर है उसके दरमियान जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट का गवर्नमेंट पर या बाकी सोसाइटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। राइट, सो प्राइवेट लॉ जो है वो प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट पर्सन्स को डील करता है, इसमें दो लोगों की जो है वो बातें शामिल होती हैं। ठीक है, और प्राइवेट लॉ क्यों बनाया जाता है? टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ प्राइवेट पीपल। प्राइवेट पीपल का मतलब है सिंगल लोग। देखो ना, अगर अब अगर एक लॉ इस तरीके का बनाया गया है कि जब भी एक बंदा गाड़ी खरीदेगा तो वो रिटन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेगा। नाउ व्हाई दिस लॉ हैज बीन क्रिएटेड? इट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द बायर, के कल यार जो बंदा बेच रहा है वो आप बायर के घर पे ना आ जाए और उसको ये ना बोले कि भी मेरी गाड़ी वापस करो। जब बायर के पास एक डॉक्यूमेंट होगी, रिटन डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट शो करेगा कि आई हैव बॉट दिस कार, और अब आप मुझसे गाड़ी वापस नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस मैं खुद आपको बेचना चाहूँ गाड़ी। राइट, सो जो प्राइवेट लॉ था वो दो प्राइवेट लोगों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को सेव करने के लिए जो है वो बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से लॉज हैं तो आपने याद रखना है। माय वेरी फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट लॉ, दीज आर वेरी फेवरेट ऑफ माइन। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज बड़े इंटरेस्टिंग है ये। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ इसमें आ जाता है, फिर इसमें फैमिली लॉ आ जाता है आपका, फिर इसमें प्रॉपर्टी लॉ आ जाता है आपका। तो ये वो लॉज हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पर डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो मॉडरेट लेवल ऑफ प्रूफ या लो लेवल, ठीक है, मॉडरेट या लो लेवल ऑफ प्रूफ बर्डन जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं क्रिमिनल एंड सिविल लॉ की। ओके, सो अब हम उसकी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल और सिविल लॉ इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिहाज से। क्रिमिनल एंड क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। चल हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिमिनल लॉ। द वर्ड क्रिमिनल ऑब्वियसली आपको कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि क्रिमिनल का क्या मतलब है। क्रिमिनल लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसको हम पनिश कर सके। ठीक है, क्रिमिनल लॉ बेसिकली जो है वो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये इट्स अ टाइप ऑफ पब्लिक लॉ। सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि ये पब्लिक लॉ है। इट इज एस्टैब्लिश्ड टू पनिश अ पर्सन इफ फॉर रॉन्ग डूइंग। अगर एक बंदा गलत काम करता है तो उसको पनिश करने के लिए और वो काम आगे ना होने से रोकने के लिए जो है इस तरीके के लॉस जो है वो बनाए गए हैं, टू इंश्योर कि एक बंदा जब सोसाइटी में रहता है तो वो अच्छे से बिहेव करे। उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्लीज मेरी वर्ड्स पे ध्यान दें, क्रिमिनल लॉ बनाया जाता है टू चेंज, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टू चेंज, alter or control the behavior of a person in a society. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर इस तरीके का कोई लॉ ना होता कि इफ यू मर्डर समवन आपको जो है वो हैंग किया जाएगा, तो एवरीवन विल बी मर्डरिंग समवन अ डे। ठीक है, तो इसी वजह से क्यों मर्डर्स कम, आई अंडरस्टैंड होते हैं बट कम क्यों होते हैं, और लोग क्यों डरते हैं मर्डर करने से? बिकॉज दे नो कि इफ दे गेट कॉट सो दे विल बी हैंग्ड। ओके, सो क्रिमिनल लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है, एक तो पब्लिक लॉ है, और ये बनाया क्यों गया था? ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाया जा सके, एंड टू चेंज एंड अल्टर द पीपल फ्रॉम रॉन्ग डूइंग्स, गलत कामों से उनको रोका जा सके। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, याद रखिएगा क्योंकि क्रिमिनल लॉ एक पब्लिक लॉ है तो इसमें हाई लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायरमेंट होगी। मैं दोबारा से वही बात लिख रहा हूँ, हाई लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट आपको पनिशमेंट मिलती है। ओके, आपको एक सजा मिलती है। ठीक है, पनिशमेंट इज द डिसीजन।
जो फैसला होता है वो क्या होता है कि उसमें जो बंदा गलत काम करता है उसको पनिशमेंट मिल रही होती है, ठीक है। TECISI, यस। पनिशमेंट जो है वो आपका डिसीजन होती है। और इसके अलावा जो है अब पनिशमेंट में देखो उसको डिपेंड करता है, उसको कोई मॉनेटरी डैमेजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, उसको जेल हो सकती है, उसको डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। आई होप तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा जो है एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब हम बात करते हैं ना कि हाई लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि प्रूफ जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल स्टेट होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल स्टेट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सॉरी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये होगा कि जब आप एक बंदे को कल्प्रिट कंसिडर कर रहे हो, एक बंदे को सजा सुनाने वाले, तो यू कैन नॉट, आप उसको सजा जो है वो सिर्फ एक दो प्रूफ्स की बेसिस पे नहीं सुना सकते, जब लेकिन वो जो प्रूफ है वो एक हाई लेवल प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ मेजर परसेंटेज के केस में उस बंदे के अगेंस्ट होना चाहिए। यानी अगर जो प्रूफ है वो सिर्फ 10-20% एक बंदे के अगेंस्ट है, तो उस 10-20% की बेसिस पे आप उसको सजा नहीं सुना सकते। क्रिमिनल लॉ ये कहता है, क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि एक बंदे के अगेंस्ट अगर प्रूफ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ परसेंटेजेस की सिर्फ, ओके, समझाने के लिए, डोंट थिंक दिस इज द रियल थिंग। वो ये कहता है क्रिमिनल लॉ कि जब आपका जो प्रूफ है वो मोर देन 80-90% होगा, दैट एम्फसाइजेस कि यार हाँ, मोस्ट प्रोबेबली या वर्चुअली सर्टन है कि यही बंदा कल्परेट है, तो तब आप क्रिमिनल लॉ के आगे कहता है कि आप उसको सजा सुनाओ, ठीक है। आप सजा कभी भी एक दो सबूत के या अनसर्टन सबूत की सिनेरियोस में आप कभी भी उसको जो है वो पनिशमेंट नहीं सुना सकते, ओके। आई होप तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देन क्रिमिनल लॉ के बाद हम बात करते हैं सिविल लॉ की। अच्छा, अब सिविल लॉ कौन सा लॉ है, याद रखिएगा मैंने आपको जैसे बता दिया था कि सिविल लॉ जो है वो आपका प्राइवेट लॉ होता है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, प्राइवेट लॉ होता है आपका। और प्राइवेट लॉ का क्या मतलब है कि ये दो लोगों के दरमियान में होगा, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है टू सेटल डिस्प्यूट्स, टू settle issues and disputes between individuals and propose remedies, ओके। तो अब आई गेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि सिविल लॉ तब बनाया जाता है जब दो लोगों के दरमियान कोई इशू क्रिएट हो जाए, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए और उनको एक हल प्रोवाइड करने के लिए, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो है आपने सिविल लॉ बनाया जाता है, ठीक है। सिविल लॉ में बेसिकली होता क्या है, सिविल लॉ में जो है क्लेमेंट होता है, क्लेमेंट जिस जो बेसिकली क्लेम करता है डैमेज को, ओके, इफ देयर इज अ क्लेमेंट जो आपका डैमेज जो है वो क्लेम कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और अगर दो लोग हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, और पार्टी बी का नुकसान हुआ है, तो पार्टी बी कोर्ट में जाएगा एंड पार्टी बी विल बी द क्लेमेंट, ओके, कि वो क्लेम कर रहा होगा कि भाई इसने मेरा नुकसान किया है एंड आई वांट रेमेडी। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रूफ जो है, बर्डन, सॉरी, बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो किस पर होगा, वो क्लेमेंट पर होगा। कि यार जो बंदा क्लेम कर रहा है कि अगले बंदे ने मेरा नुकसान किया है, तो वो प्रूफ करे कि भाई उसने आप नुकसान किया। तो उस प्रूफ इकट्ठा करना किसका काम होगा, क्लेमेंट का काम होगा, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो गवर्नमेंट पर होता है या प्रोसिक्यूशन पर होता है, ठीक है। आप देखो जो बंदा मर्डर कर, जिस बंदे ने मर्डर कर दिया, ठीक है, अब वो बंदा तो नहीं अपने अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करेगा, प्रूफ इकट्ठा कौन करेगा, स्टेट प्रूफ इकट्ठा करेगी, गवर्नमेंट प्रूफ इकट्ठा करेगी उसके खिलाफ, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जिसे हम कहते हैं। सिविल लॉ में क्या होता है कि जो बंदा क्लेम करता है कि फला बंदे ने उसका नुकसान किया है, तो जिस बंदे का नुकसान हुआ होता है वो बंदा जो है आपका प्रूफ इकट्ठा करेगा। एंड ऑब्वियसली ये प्राइवेट लॉ है, तो इसमें हमारे पास जो है वो लो लेवल ऑफ प्रूफ भी चल जाता है, यानी इसमें रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब 80-90% की नहीं है, हाँ 50 के आसपास भी है, तो भी बात जो है वो
चल जाती है आपकी, ठीक है, क्योंकि लो लेवल ऑफ प्रूफ इसमें रिक्वायर्ड होता है। फिर इसमें किस तरीके की रेमेडीज आती हैं, इसमें आपके डैमेजेस आपने पे करने होते हैं, यानी फाइनेंशियल, चलो मैं फाइनेंशियल लिख देता हूँ, फाइनेंशियल कंपनसेशन हो सकती है इसमें, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है कोई स्पेसिफिक आपका कोई एक्ट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एक्ट आपको करना पड़ जाता है। क्लेमेंट ये कह सकते हैं भाई इस बंदे ने मेरा नुकसान किया है, आई वांट हिम टू बिल्ड दिस हाउस फॉर मी, कि अगर उसने उसके घर का कोई चीज तोड़ी है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज मुझे वापस ला के दे, या उस चीज के बदले मुझे पैसे दे दे। तो इस तरीके की रेमेडीज जो हैं वो सिविल लॉ में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट लॉ सिस्टम्स जो इंग्लिश लॉ सिस्टम का हिस्सा है। इंग्लिश लॉ सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था कॉमन लॉ से, जो कन्वर्ट फिर कर दिया गया इक्विटी कॉन्सेप्ट में। फिर उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ की डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, और फिर क्रिमिनल एंड सिविल लॉ की डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे कॉमन लॉ या कैसे इंग्लिश सिस्टम, या क्यों हम यूके के लॉ को इंग्लिश लॉ का नाम देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंग्लिश लॉ बेसिकली इंग्लिश डोमिनेंट कंट्रीज का जो लॉ होता है उसको कहा जाता है। और जो इसकी हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है बाय मिक्सिंग द नॉर्मन एंड इंग्लिश लॉ, जो उस वक्त की किंग विलियम ने किया था। कॉमन लॉ से स्टार्ट किया था, देन इक्विटी इंट्रोड्यूस हुई, फिर डिफरेंट बाइफर्केशन इसमें आ गई, प्राइवेट पब्लिक की बाइफर्केशन आ गई, क्रिमिनल सिविल की बाइफर्केशन आ गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो लॉ इनहांस होता गया, ठीक है। सो लेट्स कीप दिस थिंग इन दिस लेक्चर ओनली, और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम फर्दर जो है वो इस पर आगे बात करेंगे, और हम कोर्ट सिस्टम्स की बात करेंगे कि ये जो लॉ है ये किस तरीके से डिफरेंट कोर्ट्स हैंडल करती हैं, कौन कौन सी कोर्ट्स होती हैं, हर कोर्ट का क्या काम होता है, क्या लेवल आता है इनके डिसीजन मेकिंग में। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, ओके। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, एंड इफ यू guys like this lecture, do make sure to like this lecture, or even provide me the comments and suggestions कि what I should do, what I should include in this lecture or not। तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। Plus if someone is looking for for the lectures, to do share this lecture with them as well। So guys, until next time, see you, take care and have a good day, bye।